हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। केमिस्ट्री में आरबीएससी में क्लास 12 का जो 2025 में जो पेपर आया था उसका डिस्कशन करेंगे। ओके, अब सेक्शन नंबर सी। सेक्शन सी देखिए क्या कहता है। 14 to 16 क्वेश्चन, 14, 15, 16 तीन क्वेश्चन है यहाँ पे, और तीनों में ही आपको ऑप्शन मिलेंगे। 14 में 2 क्वेश्चन है, 15 में भी 2 क्वेश्चन है, 16 में भी 2 क्वेश्चन है। सेक्शन सी में तीन ही क्वेश्चन है। नाउ फर्स्ट देखिए क्या कहता है। राइट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है यहाँ पे? मास ऑफ गिवन सबस्टेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। क्या होता है यहाँ पे? आंसर देखिए, ए ऑप्शन फर्स्ट। क्या कहता है? फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस के ही फैराडे लॉ है, दो हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ फैराडे, एक फर्स्ट और एक सेकंड। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? डिपॉजिटेड मास इज डायरेक्टली एट एनी इलेक्ट्रोड, डिपॉजिटेड मास ऑफ सबस्टेंस एट एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to the quantity of electricity passed through electrolyte. The deposited mass of electrode, mass of substance, जिसको क्या बोलते हैं? m, at any electrode is directly proportional to and the deposited mass of substance at any electrode is directly proportional to electricity passed through electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट में से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है ना, उस पर उसके ऊपर डिपेंड करती है इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट, है ना। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट, टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसे आप क्या बोलते हैं? क्यू, यानी m इज प्रोपोर्शनल टू q, m इज इक्वल टू जेड क्यू, m इज इक्वल टू जेड क्यू, m इज इक्वल टू जेड आई टी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या हो गया? जेड आई टी। यहाँ पे देखिए m क्या है? डिपॉजिटेड मास। Z क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। और I क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक करंट। और T क्या है? टाइम, जितने टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है। और Q क्या है? चार्ज, यानी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास? क्या है? 298 के द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 MHCl एट 298 के इज 0.00141 सीमैन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 M KCl सॉल्यूशन। आपके पास KCl का सॉल्यूशन है 0.01 M, और आपको यहाँ पे कपा की वैल्यू दे दी है, और आपने यहाँ पे क्या करना है? मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पे, और फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट करके और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, यही करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड बी पार्ट में देखिए आपको मोलैरिटी दे दिया है। यहाँ पे मोलैरिटी किसका दे दिया? KCl का। कितना है? 0.01 M। यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस यही है,
टेम्परेचर की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती है, पर टेम्परेचर देना बहुत जरूरी होता है। और कपा की क्या है यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कितनी है, 0. कपा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 0.00141 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ये ध्यान रखना, ये सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में ही होगा, है ना। सीमेन मीटर इनवर्स में नहीं करना आपको, इसको सेंटीमीटर इनवर्स में ही रखना है। अगर मीटर इनवर्स में करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। और कैलकुलेट क्या करना है आपको, मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम कैलकुलेट करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, लैम्डा एम इज इक्वल टू कपा इंटू 1000 अपॉन में क्या होता है यहाँ पे मोलैरिटी, और वैल्यू रखे यहाँ पे कितना 00141 इंटू 1000 अपॉन में कितना है 0.01, पॉइंट हटाया हमने, ऊपर कितना आ गया 100, यहाँ पॉइंट हटाया तो 1 0 2 3 4 5 कैंसिल आउट कर देते हैं। जो चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं उन्हें हम कैंसिल आउट, ये 3 ये 3 ये 2 ये 2, ये कितना बच गया 141। बस आंसर क्या आ गया आपके पास में 141। अब यूनिट देखिए, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब कैसे आई ये यूनिट, यूनिट देखो भाई, यूनिट में कप्पा की क्या यूनिट थी, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, हजार की कोई यूनिट नहीं। ये क्या होता है मोल पर लीटर, पर लीटर का मतलब क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो यहाँ पे ये देखो ये कैंसिल, आपके क्या बचा सेंटीमीटर का स्क्वायर, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। दिस वन इज आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, राइट फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और देखिए क्वेश्चन देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 एम NaOH सॉल्यूशन एट 298 के 0.01150 सीमेन पर सेंटीमीटर, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 एम NaOH सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन, सेम डेटा, लगभग सेम डेटा है, मतलब फॉर्मूला तो सेम ही है। और उसमें फैराडे फर्स्ट लॉ पूछ लिया, इसने फैराडे सेकेंड लॉ पूछ लिया। क्या कहता है फैराडे सेकेंड लॉ, कि आपके पास में सेम टाइम के लिए सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तब मास, डिपॉजिटेड मास जो होता है एट एनी इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। लिख दे, क्या कहता है आंसर देखिए ए का, ए का आंसर क्या क्या कह रहा है, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी कर दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस का है, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल के नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइसिस के होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डालने पर पहले इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, उसके बाद केमिकल जो होता है वो टूट जाता है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। और जब उल्टा हो, पहले केमिकल टूटे और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास हो, तो इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेनियल सेल, ये बोला जाता है। दोनों अपोजिट होते हैं ना। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू, क्या लिखना है, व्हेन सेम quantity of electric current passed through different electrolyte for same time, टाइम भी सेम होना चाहिए, यानी Q की वैल्यू सेम है, for same time deposited mass at any electrode, deposited mass of substance at any electrode is proportional to their equivalent weight, equivalent weight। क्या कहता है ये,
अब आप देखिए m1 अपॉन E1 इज इक्वल टू m2 अपॉन E2, इसका मास और इसका इक्विवेलेंट वेट, वन का मास वन का इक्विवेलेंट वेट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, m2 अपॉन E2 का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे m1 एंड m2 क्या है, सबस्टेंस, और E1 और E2 क्या है यहाँ पे, E1 एंड E2 क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सबस्टेंस। ओके, ये हो गया हमारे पास क्या, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। नेक्स्ट देखिए बी भी हम यही करेंगे, क्या कहता है बी क्वेश्चन, ये कंप्लीट। बी क्या कहता है देखिए, बी में आपको क्या दिया, मोलैरिटी दे दी है कितनी 0.05 m, मोलैरिटी कितनी दे दी 0.05 m, है ना, और कपा कितना दिया है इसने 0.01150, 0.01151 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, 1150 है, और आपको लैम्डा एम कैलकुलेट करना है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स और लैम्डा एम कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लगाइए लैम्डा एम का, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, लैम्डा एम इज इक्वल टू कपा 1000 बटा एम, कपा कितना है 0.01150, 1000 बटा 0.05, हटाओ कितना आ गया यहाँ पे 1 2, 1 2 कैंसिल, 1 2 3, है ना, 1000 आ गया। अब ये कैंसिल आउट कर दो, ये 30 कैंसिल, ये 5 से कैंसिल किया तो ये कितना आया आपके पास में 2 फिर 3 फिर 0, 230 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिक एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स Fe(F6-3) ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। अब आप देखिए ये क्या कहता है, एक्सप्लेन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री एक्सप्लेन करनी है आपको वीबीटी के थ्रू। वीबीटी क्या कहता है, हाइब्रिडाइजेशन, जहां वर्ड आ जाए वीबीटी वहां पे आपको क्या करना, हाइब्रिडाइजेशन। अब Fe(F6-3), Fe(F6-3), आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe निकालिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, इसे कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे इसका कितना Fe का x प्लस कितना चार्ज F, लिगेंड पे कितना चार्ज होता है -1, कितने लिगेंड है 6 इंटू -1, आउटर स्फीयर पे कितना चार्ज है -3, तो x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 प्लस 6, x इज इक्वल टू कितना हो गया +3, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe कितना है +3, यानी Fe कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में +3। अब इसका क्या लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान होता है, सबसे पहले Fe का लिख दो, Fe कितने नंबर पे आता है 26, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, 26 कैसे लिखते हैं, आर्गन लिखो सबसे पहले, फिर 3d6, 6 आ रहा है ना 26, तो 3d6 लिख दो, और 4s2, ये किसका हुआ Fe का, और आपको किसका लिखना है +3 का, तो पीछे से उड़ाते जाओ, 2 यहां से उड़ा दिए और 1 यहां से, तो 6 में से 1 चला गया तो क्या बचा 5, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 Fe 3d5 4s0, 4s के बाद क्या फिल करते हैं 4p, ये भी क्या हो गया 0। अब आपको यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन करना है, आपने क्या किया यहाँ पे 3d5 1 2 3 4 और 5, ये क्या किया आपने 4s, फिर क्या किया आपने 4s तो एक ही ऑर्बिटल होता है ना 4s, और फिर क्या किया आपने 4p, 4p के बाद क्या आता है 4d, है ना, ये d 1 2 3 4 5,
है ना। ये क्या है 3d, यहाँ पे क्या है 4s, ये क्या है 4p, किसी में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। पर F-6 जब इसके पास आता है, इसके पास क्या करते हैं, ये आपके पास में 6F- अप्रोचेस, अप्रोचेस टूवर्ड्स Fe+3 ऑर्बिटल्स। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करेगा ऑर्बिटल्स। तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, मुझे 6 चाहिए, तो एक ये रहा, 3 ये रहे, और साथ में 2 ये रहे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ यहाँ पे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। टोटल कितने बन गए 6, 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास में क्या, कैसे अप्रोच करेगा, ये देखो, ये 1 2 3 4 5, ये 3D एज इट इज। फिर ये एक जैसे हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। ये बाद में कौन बच गए, डी के जो बचे हुए 3 है। यहाँ पे ये क्या है, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पे किसने लेके अपने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, F- ने क्या किया, आया अपने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, F- ने अपने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, और इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, ऑक्टाहेड्रल। कैसी स्ट्रक्चर हो गई, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई। कैसे, ये आगे बनाते हैं हम। Fe यहाँ पे था बीच में सेंटर में, इसने क्या किया, 6 ऐसे बनाए, 4 तो ये रहे, एफ 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 एफ, और एक ऊपर से और एक नीचे से। तो कैसी स्ट्रक्चर हो गई ये, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। कैसी हो गई, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पे क्या है, कौन से ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, कौन से ने पार्टिसिपेट किया, देखिए आउटर डी ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया। तो यानी ये कैसा है, यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे एक चीज तो ये हो गया, इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। ये रे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, यानी स्पिन क्या है, ज्यादा है, स्पिन में पेयरिंग नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। दो चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटर ऑर्बिटल है देखिए sp3d2 है, दूसरा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट देखिए, अब इसके क्या मालूम करना है, मैग्नेटिक मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा डी ऑर्बिटल्स में न्यू एस ही मालूम किया जाता है। न्यू एस कैसे मालूम करते हैं, n+2 यूनिट क्या होता है, बोहर मैग्नेटॉन। एन हेयर क्या है, यहाँ पे एन कितना है आपके पास, 5। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, 1 2 3 4 5, ये तो सब अपना पेयर देंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। न्यू एस की वैल्यू कितनी होगी, 5, 5+2 अंडर रूट, रूट कितना हो गया 35 pm। अब आप देखिए, अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो लगभग आपके पास में यही आते हैं टूल्स। अगर मैं यहाँ देखो √5 करूं, √35 करूं, √35 किया, 35 का रूट किया तो क्या है 5.91। आप जितने, आप देखिए, अगर मैं 4 लेती तो 4+2 कितना हो गया 624। तो देखो कितना आता, 24 का रूट कितना आया 4.8। मतलब इतना तो आएगा ही आएगा जितना आपके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 5 है, अन की वैल्यू 5 है तो 5.91, 4 होगी तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, 3 होगी तो 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं √35 कैसे निकालूं। तो 5 पॉइंट कुछ आगे आ जाएगा और यूनिट क्या हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है,
ऑप्शन देखिए, इस एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स NiCN होल 4 माइनस 2 ऑन द बेसिस ऑफ VBT। क्वेश्चन दोनों में से एक जरूर आता ही आता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। VBT के अंदर कब हाई स्पिन बन रहा है, कब लो स्पिन बन रहा है, इसे मुझे याद रखना पड़ेगा। और याद रखने का तरीका क्या है, आपके सिलेबस में CFT भी है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, भले यहाँ लिखना नहीं है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, परंतु आपको याद रखने का तरीका बता रहे हैं। CFT में जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो लो स्पिन बनाते हैं, और जो वीक लिगेंड होते हैं वो हाई स्पिन बनाते हैं। यहाँ पे CN अगर याद नहीं रहता तो याद करो आप। इसके अंदर CFT के अंदर जो सीरीज आती है स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता है CN माइनस, इसलिए ये क्या बनेगा, पेयरिंग हो जाएगी, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लेक्स क्या है आपके पास, NiCN का होल 4 और पावर में कितना है -2। अब निकल के लिए क्या मान लेंगे, x, CN कितना है 4 और CN पे चार्ज कितना होता है 1, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है -2। तो ये कितना हो गया, x -4 इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 प्लस 4, x इज इक्वल टू +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल कितना हो गया हमारे पास +2। इट मीन्स Ni+2 है हमारे पास में। क्या करना है, Ni+2, इसका क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni+2। Ni कितने नंबर पे आता है, 28। आयरन कोबाल्ट निकल 28 लिखिए, पहले 28 लिखिए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन कम। 28 लिखने का तरीका क्या, आर्गन लिखा, 3D 8 लिखा और 4s2, पहले 8 और फिर बाद में 4s। अब आपको +2 बनाना है तो ये 2 उड़ा दीजिए और उसकी जगह क्या हो गया 4s0। अब आप देखिए यहाँ पे 3D 8 बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3D हो गया। और यहाँ पे क्या बचा 4s और यहाँ पे क्या बचा 4p। अब देखिए ड्यू टू CN माइनस लिगेंड। अब आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या होगा, है ना, हाइब्रिडाइजेशन के लिए पहले पेयरिंग करिए, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे देखो, एक बॉक्स खाली, है ना, 4 5 8 हो गया, और ये S खाली है और ये P खाली है। CN कितने 4 CN, तो मुझे यहाँ पे 4 1 2 3 4, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एक D है, एक S है, एक P2 है, ये हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये 3D, ये 4s, ये 4p। तो आपके पास यहाँ पे क्या ऑर्बिटल बना, 3D कितना है आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7 8, और ये एक जैसे कितने बने 4। ये क्या है यहाँ पे DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनमें कौन अपना नेगेटिव चार्ज देगा, CN माइनस, CN माइनस, CN माइनस और CN माइनस। अब देखिए यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो यानी ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये निकल और ये CN, ये CN, ये CN और ये भी CN। टोटल यहाँ पे कितना हो गया -2, है ना। देखो -2 क्यों आया, ये भी बात देखो, -2 क्यों आया, ये -2 और निकल पे क्या था +2, ये कैंसिल, क्या बच गया -2 बचा। तो कैसी स्ट्रक्चर है इसकी, स्क्वायर प्लेनर, है ना। और आपको देखो यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल ने भाग लिया है, अंदर वाले 3D ने पार्टिसिपेट किया है, तो ये क्या हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और क्या हो गई यहाँ पे बात, कहानी क्या हुई, स्पिन क्या हो गई कम, पेयरिंग होगी, तो इसको स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं।
और जो स्पिन पेयर्ड होते हैं वो क्या होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक पीछे और रह गया यहाँ पे, इसको स्पिन फ्री भी कहते हैं। तीसरा क्या हो गया यहाँ पे, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ये तीन चीजें हो गई। अब यहाँ देखिए मैग्नेटिक मोमेंटम बताना है ना। बी पार्ट में क्या आएगा इसका, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट ये क्या होता है, न्यू एस रूट एन एन प्लस 2 BM यूनिट होती है। तो यानी ये क्या हो गया, एन की वैल्यू 0 है तो न्यू एस की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। तो ये कैसा होता है, डायामैग्नेटिक इन नेचर। और वो कैसा होता है, एन की वैल्यू जब इसमें कहीं भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पीछे वाला, इससे जो ऑप्शन में पहले जो हमने किया था ना, वो पैरामैग्नेटिक होता है। क्योंकि यहाँ पे एक 0 आएगा ना, जब भी 0 आएगा तभी डाया होगा, अदरवाइज पैरा ही रहेगा। ओके, कंप्लीट ये क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन सिंगल स्टेप, राइट इक्वेशन ओनली, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड टू फिनॉल। बहुत ही अच्छा। ये देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं N2+Cl माइनस BDC H+H2O, क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्या बनेगा, फिनॉल। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, एनिलीन 2246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन की किससे करा दो, वाटर के साथ। देखिए बी मैं यहाँ कर देती हूँ, एनिलीन NH2, और आपको बनाना क्या है यहाँ पे, 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये एनिलीन तो है ही है, 2 पे 4 पे और 6 पर Br। यहाँ पे क्या होता है, Br2 वाटर। ये क्या है, एनिलीन, और ये क्या है, 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, थर्ड रिएक्शन, इथेनामाइड। इथेनामाइड, इथेनामाइड क्या होता है, CH3CONH2। इथेनामाइड क्या बनाना है इसमें, CH3 एथेन अमीन बनाना है, CH3 मिथाइन अमीन, यानी CO उड़ा दो। और CO उड़ाने का मतलब क्या है, इथेनामाइड। आप इसका हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन करा दो। NaOH कितने चाहिए, 4, और Br2 के साथ में 4 NaOH प्लस Br2। कौन सी रिएक्शन है, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। इससे क्या 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 बनेगा, देखिए एक बनेगा यहाँ पे NaBr, दूसरा बनेगा Na2CO3, और तीसरा बनेगा वाटर। प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट भी हम लिखेंगे यहाँ पे। बाई प्रोडक्ट में कौन कौन बनेगा, Na2CO3 है ना, और क्या बनेगा यहाँ पे 2 NaBr, और क्या बनेगा, वाटर 2H2। तो इस तरीके से हमारे पास में ये क्या बन गई, मीथेन मीन। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए फिर से कन्वर्जन, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड टू साइनोबेंजीन, एनिलीन टू बेंजल BDC है ना, और तीसरा क्या है, नाइट्रोमीथेन टू मिथेनामीन। तो यहाँ पे देखिए BDC से हम क्या लगाते हैं, साइनोबेंजीन। ए यहीं कर देते हैं, ये रहा BDC। BDC में क्या होता है, N2+Cl माइनस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, KCN के साथ में रिएक्शन करा दो, तो आपके पास में क्या बन जाएगा यहाँ पे, साइनोबेंजीन। क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन। साथ में क्या निकलेगा, KCl, और साथ में क्या निकलेगी, N2 गैस। नाउ नेक्स्ट देखिए, एनिलीन टू बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बी भी यही कर दे, पीछे ही कर दे, है ना। बी देखिए आपने क्या लेना है, एनिलीन। एनिलीन से आपने क्या बना लेना है, BDC। BDC क्या होता है, N2+
Cl माइनस। तो यहाँ पे क्या लेंगे, डाई एजोटाइजेशन, NaNO2 प्लस HCl, या फिर क्या यहाँ पे ले सकते हैं डाई एजोटाइजेशन। टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं होता, नहीं तो N2 गैस निकल जाती है, BDC। ड्यूरिंग रिएक्शन इसे बनाया जाता है। तीसरा देखिए क्या है यहाँ पे, नाइट्रोमीथेन से मीथेन अमीन। नाइट्रोमीथेन से क्या बनाना है आपको, मीथेन अमीन बनाना है। तो सबसे पहले नाइट्रोमीथेन, मीथेन के साथ में क्या लगाना है, नाइट्रो NO2, ये नाइट्रोमीथेन, और इससे क्या बनाना है आपको, इसका SnHCl से रिएक्शन करा दो तो मीथेन अमीन बन जाएगा। CH3 NH2 SnHCl, ये कितने देता है 6H, और 2 मोल क्या बन जाएगा यहाँ पे H2। तो ये क्या बन गया, नाइट्रोमीथेन से नाइट्रोमीथेन, इससे हमने क्या बना लिया, मीथेन अमीन। ओके, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे की बात करेंगे। नाउ थैंक यू सो मच।